Yes. So in our chapter dual nature, okay, of say matter and radiation और से particle and radiation, उसमें हमने लास्टली फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ा, उसका इक्वेशन भी देखा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ जो है वो भी देखे. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने कंसेप्ट समझा, उसके बेस पे ये तो प्रूव हो गया कि लाइट का कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है. ओके, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट देखो, अगर तुम हवा में बात कर रहे हो तो वो प्रूवन नहीं है, उसको थियरम नहीं बोलेंगे, इट विल नॉट कंसिडर्ड एज अ लॉ. ओके, लेकिन अगर तुमने एक्सपेरिमेंट कर दिया, तुम थियरी तो बोल रहे हो कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर रहे हो, दैट मीन्स वो लॉ बन गया है. ओके, तो ये कंसेप्ट हमने समझ लिया और उसमें सारे ग्राफ्स एंड ऑल सब कुछ हमने देखा. तो उसके बेस पे ये तो कंक्लूजन निकल गया कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो पार्टिकल नेचर ही है कि एक बॉल आया और एक बॉल को निकाल दिया. मतलब एक बॉल आया मतलब से फोटोन आया, जो एनर्जी का पैकेट है वो आया, फोटोन आया और उसने अपनी एनर्जी दी और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करके बाहर निकल गया. तो वो पार्टिकल नेचर ही है, वो हमें समझ में आया. तो उसी के रिलेटेड हमें समझना है, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल, दैट लाइट इज हैविंग पार्टिकल नेचर. तो उसका कंक्लूजन पॉइंट ये है. ओके, तुम्हें बोले कि शो दैट और से डिस्क्राइब और से डिस्कस द पार्टिकल बिहेवियर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो तुम्हें ये कंक्लूजन लिखना है. प्रूव दैट और शो बाय द एक्सपेरिमेंट, ऐसा बोले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है. ओके, शो बाय द एक्सपेरिमेंट और प्रूव करे तो फिर इक्वेशन, वो शॉर्ट नोट लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो. ओके, लेकिन सिर्फ डिस्कस करने को बोले, सिर्फ डिस्क्राइब करने को बोले तो हमें ये पॉइंट्स लिखने हैं. पॉइंट्स वही है जो वहां थे, ये पॉइंट्स वही है, वही पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझे हैं. ओके, तो नथिंग न्यू, एक दो चीज शायद नहीं होगी, अदरवाइज सेम ही है. ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं. पार्टिकल नेचर ऑफ अ लाइट, मतलब पार्टिकल, वो पार्टिकल को हमने नाम दिया है फोटोन. ओके, सो सपोज फोटोन है, ऐसे बोल रहे थे में फोटोन. सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन हमें कैसे मिलती थी, E इज इक्वल टू एच न्यू से. ये किसने दिया था, प्लैंक ने दिया था, और उसमें प्लैंक का कांस्टेंट भी है. E इज इक्वल टू एच न्यू 6.6 इंटू 10⁻34. उसकी वैल्यू है, H की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34. तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन ये है. तो पहली बात हमने एनर्जी की पता चली. सेकेंड पॉइंट, अभी सब रिवीजन ही है तो हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे क्योंकि ये सब हमें पता ही है. ओके, सेकेंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ये भी हमने देख लिया है. क्या, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. मींस if we increase the frequency, the energy of the photon will get increased. If energy is increased, then what will happen? जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी. यस, और ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या होगा, करेक्ट, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा. क्या फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे उसकी इफेक्ट होगी, नहीं. ओके, दैट्स इट. वो ग्राफ में भी हमने समझ लिया है. तो वही हमारा पॉइंट है. ये शॉर्ट में लिख दिया है, तुम्हें वो सारी चीजें अभी जो मैं बोला वो पूरा लिखना है. ओके, वो पूरा लिखना है. ये तो याद रखने पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये हमारा एनर्जी का ये पॉइंट हो गया, फ्रीक्वेंसी का ये पॉइंट हो गया, लाइक दैट. ओके, देन थर्ड, नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी. ये भी हमने ग्राफ में भी पूरा ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये भी हमने समझ लिया. क्या, जो इंटेंसिटी, इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, मतलब से 100 वॉट का बल्ब है और तुमने 200 वॉट का बल्ब लिया, तो इफ यू आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी देन नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी इंक्रीज. अगर नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ज्यादा इमिट होंगे. अगर पहले 100 फोटॉन्स इमिट हो रहे थे, 100 फोटॉन्स निकल रहे थे सोर्स ऑफ लाइट में से, तो अब तुमने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो अब 200 फोटॉन्स निकलेंगे. अगर 200 फोटॉन्स निकलेंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन्स उनको निकालेंगे. ये सब एजम्पशन है. ओके, कि अगर 200 निकले और 200 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने निकाला. पहले 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कैथोड से एनोड में, अब 200 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कैथोड से एनोड में. तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा. उसका कोई भी इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पे होगा नहीं. ओके,
तो ये क्या है, इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल इंक्रीज, नॉट द एनर्जी। ये सब कुछ लिख देना है, हमें पता है हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, फिर भी लिख दो। डन, ओके। देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ चार्ज। हाँ ये देखो, ये नया पॉइंट है क्या, नो चार्ज, नॉट नंबर ऑफ चार्ज, नो चार्ज ऑन दी फोटॉन्स। फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नॉट लाइक दैट, ओके, वो न्यूट्रल होता है, ओके। सो अगर फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो अगर तुम बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो या बीच में मैग्नेटिक फील्ड रख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोटोन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। फोटोन, फोटोन जो लाइट में से जो हम पार्टिकल, जो पैकेट, एनर्जी पैकेट बोल रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो फोटोन, अभी जैसे कि ये लाइट रेज है और यहाँ मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ बहुत बड़ा मैग्नेट लेके आ गया, तो कुछ नहीं होगा भाई, वो लाइट भी मैग्नेट पे भी पड़ेगी जैसे पड़नी चाहिए थी, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कि वो लाइट को बेंड कर देगी, या यहाँ से यहाँ जा रही है और मैंने यहाँ मैग्नेट रखा तो वो बेंड कर देगा, कुछ नहीं होगा ऐसा, ओके। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी और लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई, कुछ ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फोटोन जो है, जो लाइट है, उसका हमने क्या लिया है, एनर्जी पैकेट्स, पार्टिकल नेचर लिया है, और पार्टिकल नेचर लिया है और वो उसका कोई चार्ज होता नहीं है। तो कोई भी इफेक्ट कब होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगी किसी को भी, जब उसके पास चार्ज होगा, ओके। जब उसके पास चार्ज होगा तब इफेक्ट होगी, वॉट एवर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज होगा तब उसके ऊपर इफेक्ट होगी। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो इफेक्ट होगी नहीं। तो फोटॉन्स के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, दैट्स व्हाई अगर हमने उसके रास्ते के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की, ओके, तो भी उसके ऊपर, उसके रास्ते में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दिस इज द न्यू पॉइंट। तो लिखा हुआ ही है, नो चार्ज ऑन द फोटॉन्स सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट डिफ्लेक्ट देम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट कर सकते। डन, ओके। तो ये हमारा पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो न्यू पॉइंट। अगर फोटोन है तो फोटोन में, फोटोन अगर मूव हो रहा है, मतलब एनर्जी पैकेट है, सोर्स ऑफ लाइट से फोटोन इंसिडेंट हो रहा है हमारी मेटल पर, ओके, तो वो मूव हो रहा है, तो फोटोन, अभी हम पार्टिकल नेचर बोल रहे हैं, कोई भी पार्टिकल हो उसका मास तो होगा ही, कोई भी पार्टिकल हो उसका मास तो होगा ही ना, ओके। तो मास है उसका, और वो फोटोन्स आ रहा है कोई पर्टिकुलर स्पीड से, पर्टिकुलर वेलोसिटी से, और हमने मान लिया है कि फोटोन की स्पीड और वेलोसिटी मान लो, तो फोटोन की वेलोसिटी इन द एयर और इन द वैक्यूम कैसी होगी भाई, जो स्पीड ऑफ लाइट ले रहे हैं वो, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ही फोटोन है, लाइट बोल रहे हैं वो लाइट ही खुद फोटोन है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो ले रहे हैं हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड किसकी है, फोटोन की स्पीड है। सो इफ वी आर नोइंग द मास ऑफ द फोटोन, इफ वी आर नोइंग द स्पीड ऑफ द फोटोन, देन मास इनटू वेलोसिटी वी कैन गेट अ क्वांटिटी व्हिच इज कॉल्ड मोमेंटम p। याद है ना, ओके, वो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन था वो, ओके, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ओके। सो जो p है मोमेंटम, वो क्वांटिटी कैसे आई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास फोटोन का मास और फोटोन की वेलोसिटी हो, उसको मल्टीप्लाई कर ले हम, तो हमें भी उसका मोमेंटम पता चल जाएगा। सो मोमेंटम पता चल गया, सो दिस इज द रिलेशन, कौन सा, p इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, ओके, p इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, ये हमारा रिलेशन है। यहाँ पे p की जगह क्या है, m इंटू वी, मतलब m इंटू वी, और दैट इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, और p इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा। याद करो केमिस्ट्री में क्लास 11 में, मे बी सेकेंड चैप्टर में, हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, ओके। वो अब मैं क्यों बार बार ये सेकेंड चैप्टर पे आ रहा हूँ, क्योंकि वहां जो समझे थे ना वो सब चीजें अब हम समझ रहे हैं, ओके। वहां जो समझे थे वो सब चीजें अब हम समझ रहे हैं, ड्यूअल नेचर में, वेव ऑप्टिक्स में, दैट्स व्हाई वी आर रिपीटिंग इट, ओके। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल याद करो, उसमें यही फॉर्मूला था, याद हो तो। यहाँ पे p की जगह क्या आ जाएगा, m इंटू वी और h बाई लैम्डा। तो वो क्या, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोल रहा था कि कोई एक टाइम पर जिसका मास नोन है, जिसका मास नोन है, तो उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी एंड उसका लोकेशन एक ही टाइम पर ढूंढना इम्पॉसिबल है,
या तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी या तो तुम्हें मास मिलेगा, दोनों मिलना पॉसिबल नहीं है। ओके, वो दोनों मिलना पॉसिबल कब नहीं है, जब पर्टिकुलर मास हो तब। वैसे दोनों मिलना भी पॉसिबल है, लेकिन वो कब पॉसिबल है, व्हेन यू आर इन दैट पर्टिकुलर रेंज। तो हाइजेनबर्ग ने ऐसे पर्टिकुलर रेंज दी थी कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट का मास इतना हो तो तुम फाइंड कर सकते हो। ओके, लेकिन वो रेंज के बाहर चले गए तुम, उससे ज्यादा या उससे कम, तो हम सेम टाइम में ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और उसका लोकेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते नहीं है। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट बोल दो कि इतने टाइम में ये यहां चला जाएगा, तो उसका मास नहीं पता चलेगा। और अगर तुम्हें मास पता है तो तुम्हें कितना जाएगा वो पता नहीं चलेगा, लेकिन पर्टिकुलर रेंज में पता चल जाएगा। और उसी का फिर हम यूज करते थे कहां पर, सपोज रडार सिस्टम में और से मिसाइल में, कि भाई हमें पता चल गया कि भाई रॉकेट आ रहा है, तो रॉकेट आ रहा है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते थे हम। ओके, कि भाई ये यहाँ है तो इतने टाइम में वो सपोज 1 घंटे में वो कहाँ पहुंचेगी, वो अभी का उसका लोकेशन, और 1 घंटे मतलब 1 मिनट में मान लो, तो अभी ये कोई दुश्मन की मिसाइल है, वो यहाँ है, तो हमें उसको तोड़ देना है, मार देना है, हवा में ही मार देना है, नीचे गिरी तो बहुत नुकसान होगा, तो हमें हवा में ही मारना है। तो क्या ऐसे करके मारेंगे, अरे हमारी मिसाइल वहां तक जाएगी तब तक तो ये आगे चला जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी कैसे, उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, अप्रोक्सीमेट उसका मास भी ले लिया, तो अब हम निकालेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रेंज में अगर वो आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो मिसाइल है वो 1 मिनट बाद यहां पहुंचेगी। तो एक्चुअली हम यहां नहीं मारेंगे, हम यहां मारेंगे, डिस्के तो यहां मार दी और उसी टाइम में वो यहां आया और गया। तो हम सोचेंगे निशाना चूक गया, ये क्या लगाया निशाना, अरे सही निशाना लगाया है। अगर मतलब जैसे कि कोई मूविंग हो, स्टेशनरी पे निशाना लगाना तो इजी है, स्टेशनरी पे ऐसे तुम अच्छे से एकदम शांत बैठ के ऐसे निशाना लगा लिया, लेकिन कोई चीज मूविंग है, मूविंग मतलब तुम ऐसे करके तुम्हें कंटिन्यूअसली मूव करते जाना पड़ेगा, लेकिन तभी भी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि तुम मूव करते जा रहे हो, जब तुम यहां से मारोगे और भले ही जब मार रहे हो तब वो सामने ही है तुम्हारा टारगेट, लेकिन तुम्हारी बुलेट को यहां से वहां पहुंचने में तो टाइम लगेगा ना, उस टाइम में वो आगे निकल जाएगा। रिकॉल भी ऊपर, हाँ यस, सो दैट्स वाई उसको आगे थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन जो होता है वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, जैसे कि ये मिसाइल और वो सारी अभी रॉकेट वाली, अभी सब फाइटर जेट्स और वो वाली मूवीज बहुत सारी आती है, तो उसमें नहीं बोलते कि एक कोई हमारा जैसे जेट फाइटर चल रहा है, उसके पीछे दूसरा जेट फाइटर, तो उसने लॉक कर दिया, हाँ सामने वाले को लॉक कर दिया। लॉक कर दिया मतलब क्या है कि वो इतनी छोटी रेंज में आ गया है कि अब वो यहाँ से मिसाइल मार देगा ना, तो भले ही वो हट जाए उसको लग ही जाएगा, क्योंकि वो उतने कम डिस्टेंस में आ गया है। ओके, लेकिन अगर डिस्टेंस कम हो गया या फिर डायरेक्शन चेंज हो गई, जो पीछे ये डायरेक्शन में चल रहा है उसको पता चल गया कि मैं तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं, तो कंटिन्यूअसली उसके पीछे ही जाए, ये मुड़ रहा है तो ये भी मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है तो ये भी मुड़ रहा है। तो इतना पावरफुल ये जो पायलट है वो भी उतना लेवल का होना चाहिए, जब तक लॉक नहीं होगा तब तक वो पीछे, हाँ तो वो उसकी मर्जी से अनलॉक कर सकता है। ओके, सो दैट ऑल दोस केस एप्लीकेशन है ये सब। तो कहने का मीनिंग क्या है, वहां भी हम पढ़े थे, ये तो सिर्फ याद दिलाए, यहाँ तो हमें सिर्फ सेंटेंस लिख के आगे बढ़ जाना है। ओके, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम वहां भी पढ़े थे। ओके, तो वो क्या है, m इंटू वी, p इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू वी। ओके, तो याद करो वो क्या था, m इंटू वी शुड बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ऐसा लेते थे हम, याद है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, मतलब जो मोमेंटम है दैट मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। इसमें से तुम्हें m तो फिक्स्ड है और तुम्हारा h भी फिक्स्ड है, तो तुम्हें v पता करना हो या तुम्हें लैम्डा पता करना हो तो हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन को। तो अगर कोई सपोज तुम्हारा मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, लेकिन उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो नहीं पता, तो वो तुम यहाँ से पता कर सकते हो। या अगर वेवलेंथ पता है लेकिन उसकी वेलोसिटी नहीं पता है तो भी तुम यहाँ से फाइंड कर सकते हो। सो दैट इज द पॉइंट, हमारा कंक्लूजन पार्टिकल नेचर है। हम ये पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, तो पार्टिकल नेचर बोला तो भाई जैसे कि ये मेरी पेन पार्टिकल है, मेरी साइकिल पार्टिकल है, तो मेरी साइकिल अगर मूव कर रही है, साइकिल का कुछ मास है और उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो हम बोलते हैं कि साइकिल का मोमेंटम इतना है। तो अगर तुम फोटोन को भी पार्टिकल बोल रहे हो तो फोटोन का भी मोमेंटम होगा, तो कितना होगा, तो वो भी m इंटू वी जितना ही होगा, लेकिन वो m इंटू वी भी इक्वल होगा h अपॉन लैम्डा के। सिंपल। ओके, सो
सो P is equals to say m into v, that is equals to h upon lambda. ओके, नेक्स्ट है हमारा वही कंसेप्ट वापस आता है, विच इज ये क्या है, ये इक्वेशन तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली याद रख लेना है, उसका कुछ डेरिवेशन ये नहीं है. ये इक्वेशन आता है थियरी ऑफ रिलेटिविटी से. ओके, तो इट्स नॉट इन अवर सिलेबस, वो बहुत बड़ा टॉपिक है. ओके, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल, बट ये इक्वेशन आता है थियरी ऑफ रिलेटिविटी से. और वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी में से ये इक्वेशन मिलता है, वो क्या है ये इक्वेशन से हमें पता चलता है कि कोई बॉडी जो है वो बॉडी का रेस्ट हो तब मास और जब दौड़ रहे हो तब मास अलग अलग होता है. मतलब हमारी बॉडी है, सपोज हम है खुद, तो हम अभी रेस्ट पे है, ऐसे मास कर रहे हैं, तो हमारा मास आया सपोज 70 kg, 60 kg, 70 kg. और जब हम भाग रहे हैं, कोई ऐसी डिवाइस हो तुम्हारे पास कि जब तुम भाग रहे हो तभी तुम्हारा मास, मतलब तुम्हारी शेप, साइज, वॉल्यूम सब कुछ देख के तुम्हारा मास बता दे, तो तब तुम्हारा मास डिफरेंट होगा कंपेयर टू दी अभी जो मास है वो. ओके, उसी का तो कंसेप्ट है. मिसाइल ऐसे हवा में जा रही है, सामने वाले की मिसाइल है, वेलोसिटी तुमने कैप्चर कर ली, मास, तो मास भी मेजर करना पड़ेगा तुम्हें. तो उसको ऐसे लाके लाओ, थोड़ी देर वजन करने दो, ऐसे थोड़ी होगा. ओके, तो हम मेजर करना पड़ेगा. तो अब तो हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल हैं, तो हमें मास मिल जाएगा. ओके, तो ये इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, वेयर जो m है वो मूविंग मास है, स्मॉल m है वो क्या है, मूविंग मास, मतलब ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो तब का मास, और m0 है मतलब जो हम रेस्ट पे मेजर करते हैं वो. हमें तो मूविंग मास ही चाहिए ना, तो रेस्ट पे उसका मास रफली कितना होगा, वो मिसाइल वाले केस में रफली तो पता होना चाहिए. मतलब रफली मतलब उतना रफली नहीं, अगर उसका मास 200 kg है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई 1800 टू 2200 की रेंज होगी. फिर 2000 मतलब 2000 बोल रहा हूँ, 2000 अगर है एक्चुअल, तो तुम्हारा जो तुम जो अनुमान लगा रहे हो, ओके, वो एटलीस्ट उसके प्लस और माइनस उसकी रेंज होती है कि प्लस और माइनस 100, प्लस और माइनस 200, उसकी रेंज में आ जाना चाहिए. फिर ऐसा नहीं कि उसका मास है 2000 kg और तुम बोल रहे हो 10,000 kg और तुम बोल रहे हो कि 100 kg, नहीं चलेगा, उतना खतरनाक डिफ्लेक्शन नहीं चलेगा. ओके, सो वो सब है नहीं, ये तो एप्लीकेशन बेस बता रहा हूँ. सो m0 है हमारा रेस्ट मास, जो एक्चुअल में हम कैलकुलेट करते हैं रेस्ट कंडीशन में, वो m है मूविंग मास, स्क्वायर रूट ऑफ से v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. v हमारी वेलोसिटी है और c हमारी स्पीड ऑफ लाइट. इन एयर और वैक्यूम दोनों में हम एक ही लेते हैं, 3 × 10⁸. ओके, सो m0 इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, और हमारे केस में किसका, फोटोन का मास. ओके, समझ में आ गया. ये इक्वेशन हमें डायरेक्टली याद रखना है. इट इज कमिंग फ्रॉम, लिखना हो तो लिख सकते हो इतना, इट इज कमिंग फ्रॉम, और सिंस वी नो फ्रॉम द थियरी ऑफ रिलेटिविटी दैट मूविंग मास इज इक्वल्स टू रेस्ट मास अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. डन, वो लिख दिया. अब इसके बेस पे हमें पता क्या चला, इसके बेस पे हमें ये पता चल रहा है कि फॉर फोटोन v और c सेम होते हैं. वो लाइट जो हम बोल रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, वो लाइट ही तो फोटोन है. ओके, तो v और c तो सेम हो गया. अगर v और c सेम हो गया तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 हो गया, v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, m इंटू 0 0 हो जाएगा, तो रेस्ट मास कितना आएगा, 0. मतलब अगर फोटोन अभी है तुम्हारे पास ऐसे और उसका तुम मास करोगे, कुछ मिलेगा ही नहीं तुम्हें. मूविंग कंडीशन में उसका मास है, ओके, बट रेस्ट में उसका कोई मास है नहीं. सिंपल, समझ में आया. ओके, सो इफ, क्योंकि हमें तो पता ही है ना v इज इक्वल्स टू सी होता है फोटोन के लिए, तो फोटोन के लिए अगर हमने v इज इक्वल्स टू सी किया, मतलब दोनों सेम है, तो रेशियो 1 आ गया, रेशियो 1 आ गया तो 1 माइनस 1 0, तो 0 इंटू m करेंगे तो रेस्ट मास कितना आएगा, 0. रेस्ट मास 0 आएगा. मूविंग में एक्चुअली जब ट्रैवल कर रहा है फोटोन, मतलब लाइट अभी आ रही है, तो उसका मास है, लेकिन कोई पार्टिकल हो तो उसका मास नहीं. लेकिन तुम्हें मिलेगा कैसे भाई पार्टिकल, वो कोई ऐसा सब्सटेंस थोड़ी है, वो तो हम नेचर कंसिडर कर रहे हैं. कोई बोलेगा लो फोटोन, अरे क्या लो फोटोन, वो तो भागेगा, वो कहीं एक जगह पे रहेगा ही नहीं, तो उसका मास कितना है, 0. लेकिन कौन सा मास, रेस्ट मास. ओके, सो m0 आ गया हमारा 0. ये था हमारा 6th पॉइंट. एंड हमें पता ही है कि एयर में और वैक्यूम में फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट जितनी ही, 3 × 10⁸. तो अगर ये फोटोन अगर कोई मीडियम में जा रहा है, ये फोटोन अगर सपोज पानी में चला गया, ओके, देखो एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हम लेते हैं कितनी, 3 × 10⁸.
तो एयर में भी यही लेते हैं, मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1। ओके, तो मतलब बाकी सब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होंगे। तो फिर सपोज तुम मान लो ग्लास है, सपोज मान लो पानी है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, कुछ भी ले लो। ओके, उसमें अगर तुम स्पीड ऑफ फोटोन निकालोगे तो वो क्या होगी, कमी हो जाएगी, स्पीड तो कमी हो जाएगी, जो वहां थी वैक्यूम और एयर में उसमें तो कमी हो जाएगी। ये तो हमने वेव ऑप्टिक्स में भी देख लिया है। ओके, तो वही चीज है क्या, ये वही वेव ऑप्टिक्स वाला फॉर्मूला है हमारा, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाई वी, देखा था हमने, तो उसी को उल्टा कर दिया है, क्योंकि अभी हमें म्यू की जरूरत नहीं है, पहले म्यू की जरूरत थी वेव ऑप्टिक्स में, अभी हमें वी की जरूरत है, इसलिए हमारा क्या हो गया, v इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच फोटोन इज ट्रैवलिंग एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁸, और स्पीड ऑफ फोटोन इन एयर और वैक्यूम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v क्या है, v वो मीडियम में फोटोन की स्पीड देगा, कौन से मीडियम में, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां है जिसका है वो मीडियम में, सिंपल है। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम बोल सकते हैं कि भाई फोटोन इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। डन। ओके, तो अगर बोले कि भाई ऐसे कौन से पॉइंट है जिससे कि प्रूव होता है कि फोटोन इज हैविंग पार्टिकल नेचर, तुम्हें ये सारे के सारे पॉइंट लिखने हैं। ये लिखने में छोटा लग रहा है, तुम लिखोगे तो पेज भर जाएगा, तो ज्यादा मार्क्स में ये थियरी पूछी जा सकती है। ओके, क्योंकि जो भी हम बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला कि भाई एनर्जी ऑफ द फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो वो तुम्हें पूरा सेंटेंस छाप ही देना है कि ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी देन एनर्जी ऑफ द फोटोन विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स फॉर्मूला गिवन बाय द प्लैंक, दैट इज E इज इक्वल्स टू h nu, जितना पता है सब कुछ लिख दो, given by the E is equals to h nu, and if the energy of the photon increase then the kinetic energy of the electrons emitted will also be increased. If kinetic energy increase, stopping potential will be increased and there will be no change in the photoelectric current. ये पता है, सब में लिख दो, लिखते ही जाओ जो पता है वो। डन। ओके, तो ये तो सिर्फ, और सभी में तुम ऐसे शॉर्ट में तो हम याद रख रहे हैं, यहाँ पर मैं तो बोल रहा हूँ ये लिख दिया, लेकिन मैं वर्बल में बोल रहा हूँ। अभी बुक में से अगर हम पढ़ते तो यही चीज एक पैराग्राफ में बताते, तो वो पैराग्राफ में वर्बली बता रहा हूँ ना, अंडरस्टूड, तो वो तुम्हें लिखना है अंदर। डन। ओके, तो यहाँ से हमें थियरी अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और याद भी आ जाएगी। तो मैं ऐसे ही याद रखना है भाई, एक पॉइंट इंटेंसिटी का है, एक पॉइंट फ्रीक्वेंसी का है भाई, एक पॉइंट से रेस्ट मास का है। ओके, फिर एक पॉइंट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, फिर टाइम का पॉइंट इसमें नहीं है। ओके, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, टाइम का 10⁻⁹ सेकंड से पहले ही वो इमिट हो जाता है, देन उसका कोई चार्ज नहीं होता है, एक पॉइंट उसका है। तो वैसे ही सीक्वेंस में सारे पॉइंट याद रखो और उसका मोमेंटम का। डन। तो सारी तुम वर्ड याद रखोगे तो भी हो जाएगा भाई, फ्रीक्वेंसी हो गई, इंटेंसिटी हो गया, चार्ज हो गया, फिर से मोमेंटम हो गया, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, फिर रेस्ट मास हो गया, ऐसे ही वर्ड से ही पूरी थियरी याद रह जाएगी। ओके, और फिर उसका पैराग्राफ बना के लिखते जाओ। डन। तो ये थे हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, फोटोन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सारी की सारी।